भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सतना सांसद गणेश सिंह ने रीवा स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है देश में रोजगार, नवाचार और उत्पादन के नए अवसर पैदा करना। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर ही भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यही सोच आज विकसित भारत के पथ को प्रशस्त कर रही है। उन्होंने जन जन से अपील की कि वह आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहभागी बने और स्वदेशी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान दे। वैसे तो आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन इसके बावजूद भी 2014 से देश 2025 तक की जो यात्रा है वो भारत देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की यात्रा की गति में लगातार तेजी आ रही है। और एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और हमारे भारत की बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्था और जिस तरह से भारत सामर्थ्यवान बनता जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से भारत में जो प्रगति की है वो आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। उसी का एक बिंदु है आत्मनिर्भर भारत, और इसी से जुड़ा हुआ है हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विकसित भारत बनाना है तो इसके दो ही मार्ग हैं, एक है हर घर स्वदेशी और इसके बाद आत्मनिर्भर भारत। यही विकसित भारत को बनाएंगे। तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों तथा कारीगरों का समर्थन करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लोगों से मेरी अपील है कि इससे जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आगे बढ़कर के जैसे स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा क्यों होनी चाहिए, इससे क्या फायदे होने वाले हैं। तो नंबर 1, भारतीय वस्तुओं का उत्पादन और खरीद बढ़ेगी। भारतीय भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां विकसित होंगी। और जो हमारी तीसरी है भारतीय विरासत, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र, इसका विस्तार होगा जिससे नए रोजगार सृजित होंगे। ये तीनों मिलकर विकसित भारत की ओर ले जाते हुए एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि आत्मनिर्भरता ही भारत का लक्ष्य होना चाहिए, और युवाओं को उन्होंने संदेश दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको नहीं। महर्षि अरविंदो ने भी यही कहा था कि विश्व गुरु कहा था भारत को, और इसके पीछे उन्होंने कहा था कि हमारे योग, वेदांत और उपनिषद ज्ञान जो है जो विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने भी 19वीं शताब्दी के समय पर स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कहा था। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे दुनिया के सामने अपनी जो वर्तमान में जो प्रयास थे, उन प्रयासों का जो परिणाम है उसको जो बताया है, उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सशक्त व्यवसाय, सशक्त भारत। 14 प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान में 1.97 लाख करोड़ की PLI योजनाएं चल रही है। वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की, और 2030 तक अनुमानित है कि $7.3 ट्रिलियन की GDP के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल रहा भारत। मेक इन इंडिया के तहत 667 अरब डॉलर FDI का निवेश अभी तक आ चुका है भारत में।
भारत एक विनिर्माण शक्ति के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल्स, 2014 में सिर्फ 2 यूनिट थी मोबाइल बनाने की कंपनी हमारे भारत में, वर्तमान में 300 से ज्यादा। और वर्तमान में जो मोबाइल बिक रहे हैं 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है भारत में। निर्यात में 1500 करोड़ से बढ़कर के 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। खिलौना आयात में 52% मैंने उसकी जो पहले हम खरीदते थे उसकी आयात कम हुआ हमारा, और निर्यात बढ़ाने में 239% बढ़ा है, और 153 देशों में इसका व्यापार बढ़ा है हमारे देश का। ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर निर्माण में विश्व का पहला देश भारत है, ट्रैक्टर निर्माण। बस निर्माण में दूसरा, और हैवी ट्रक उत्पादन में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। 2024-25 में 7.55 से 7.65 लाख पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट का निर्यात हुआ है, जो 2023-24 के 6.72 लाख यूनिट से 12 से 14% अधिक है। टेक्सटाइल में भी 10,683 करोड़ की PLI योजना में MF और तकनीकी टेक्सटाइल को बढ़ावा मिला है। 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। भारत विश्व का 6वां ऐसा बड़ा निर्यातक देश बन गया है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो आत्मनिर्भरता बढ़ी है उसमें 34 गुना हमारा निर्यात बढ़ा है। पहले 686 करोड़ का था 2013-14 में, आज बढ़कर के वो 30,622 करोड़ हो गया। स्वदेशी प्रणालियां, नागास्त्र, ड्रोन, आकाश तीर, डिफेंस शामिल है। ये सब अब भारत में निर्माण होने लगे। ब्रह्मोस का निर्माण भारत में होने लगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1 का सक्रिय उत्पादन शुरू हो चुका है। फिलीपींस को $376.96 मिलियन के संयुक्त भारत रूस उद्यम के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का निर्यात। भारत अकेला सप्लायर है दुनिया में दवाइयों का। भारत का निर्यात 200+ देशों में, US की 40% और UK की 25% दवाइयां भारत से जाती है। बायोटेक स्टार्टअप में 142% की वृद्धि हुई है। 800 से ज्यादा उत्पाद विकसित हुए हमारे देश में। महिला उद्यमिता सशक्तिकरण, 10 करोड़ महिलाएं SHG के माध्यम से लगभग 9 लाख करोड़ का समर्थन इनको मिला है। जो SHG ग्रुप में 10 करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से जो सहयोग। ऑप्टिकल फाइबर 10 करोड़ किलोमीटर वार्षिक उत्पादन से बढ़कर के 100% देशों को निर्यात हो रहा है। UPI जून 2025 में 24.3 लाख करोड़ के लेन देन था। वर्तमान में 675 बैंक जुड़े हुए हैं, 491 मिलियन उपयोगकर्ता है और 65 मिलियन व्यापारी हैं। इसके साथ ये जो प्रगति है ये मात्र अभी इन 10-11 वर्षों की प्रगति है। स्वच्छ लॉन्च हुआ है। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक नई शुरुआत हुई है हमारे देश में। अंतरिक्ष क्रांति है, उसमें मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान तक भारत की चमक है इस वक्त। स्पेस स्टार्टअप में 2022 में 200+ था और अब बढ़कर के 2025 में 1000 करोड़ निवेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2021 में 2% थी, लेकिन अब इस बढ़कर के ये 8% से आगे बढ़ने की तैयारी में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम हुआ, काशी तेलुगु संगमम हुआ, सौराष्ट्र तमिल संगमम हुआ, मिथिला महोत्सव हुआ और भारत को नई शिक्षा नीति मिली। ये हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।
बहुत ऐसे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं जिनका इसमें जिक्र नहीं है, और वो स्थानीय उत्पाद जिनसे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारा व्यापार बढ़ रहा है, स्वरोजगार खड़ा हो रहा है। और अकेले मैं अपने इस क्षेत्र में जो स्टार्टअप है, जो कल तक युवा नौकरी मांगा करते थे, आज वो नौकरी देने की स्थिति में आ गए और उनके स्टार्टअप बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सब जगह वो हर एक जिलों में है, तो वो भी हमारे इस आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। इसी तरह से जो अभी जीएसटी का है, जीएसटी में जिस तरह से स्लैब, जो 4 स्लैब थे वो 2 स्लैब में आए, उससे जो व्यापार बढ़ा है और उससे जो स्वदेशी का हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है, एक तरफ दुनिया में टैरिफ बार चल रहा है, उस टैरिफ बार में आज ही मैंने देखा कि अमेरिका ने चीन के ऊपर भी 100% टैरिफ लगा दिया। हमारे यहाँ तो लगाया ही था। तो ये जो टैरिफ बार चल रहा है, ऐसी स्थिति में भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है और ऐसी स्थिति में हमें अपने आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हर नागरिक का सहयोग की जरूरत है। मेरी अपील है देशवासियों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन 11 वर्षों में देश की इकोनॉमी को मजबूत किया है, विभिन्न सेक्टरों को मजबूत करके जो रिफॉर्म किया है, उस रिफॉर्म को बढ़ाते हुए हम सबका अपना योगदान हो, ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत देश को बना सके। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कोई अकेले एक क्षेत्र में नहीं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने जबरदस्त है कि जिससे भारत की कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, इन सब का फायदा देश को मिला है। और देश की जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि नए रोजगार सृजित हों, और नए रोजगार सृजित होने का काम बहुत तेज गति से चल रहा है और नए नए स्टार्टअप जो खड़े हो रहे हैं, उन नए नए स्टार्टअप से हमारे नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि नीति आयोग ने कहा है कि आने वाले समय में लगभग 40 से 50 लाख से ज्यादा नए रोजगार खड़े होंगे। 40 से 50 लाख नए रोजगार खड़े होंगे और उसका फायदा हमारे देश के युवाओं को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ अकेला हमारी सरकार का लक्ष्य नहीं है, न प्रधानमंत्री जी का अकेले लक्ष्य है, ये पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना है। आप सबके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, जीएसटी एक काउंसिल है और सभी राज्य के वित्त मंत्री उसके सदस्य हैं। सरकार किसी भी पार्टी को सवाल उससे नहीं है और उसमें भारत सरकार के जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो मात्र उसके सदस्य हैं और ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। लेकिन इसमें चूंकि जो रिस्क है वो रिस्क भारत सरकार ने कवर करने की बात कही कि जो राज्यों के अगर आय में कमी होती है जीएसटी कलेक्शन में, तो उसकी भरपाई हमारी केंद्र सरकार करेगी। ये शुरू से रहा उसमें प्रावधान। और ये बात कही तो लोगों को लगा कि जो जरूरत हमारा जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो महंगाई इतनी नहीं उसको बर्दाश्त कर पा रहा, तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि जो 18% का स्लैब था उसको 5 में ला दिए और जो 28% था उसको 18 में ला दिए। तो ये जो 2 स्लैब हो गए, 5 और 18, इससे हमारी जरूरत का सारा सामान सस्ता हुआ। मिडिल क्लास जो थोड़ा सा सुविधा, पैसा कमा करके थोड़ा सा सुविधा चाहता है, उसको भी तमाम सारी चीजों में रियायत हुई, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो। जैसे हमारी जरूरत के लिए जो दवाइयाँ, 30 तरह की दवाइयाँ, जो कैंसर जैसी रोगों की दवाइयाँ थी वो टैक्स में थी, अब वो बिना टैक्स की हो गई पूरी तरह से। उसका फायदा लोगों को मिलेगा। इसी तरह से जो जरूरत का सामान था हमारे हर एक आदमी को, वो सामान सस्ता हुआ है, बर्तन सस्ते हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हुआ है। ये सारी चीजों का फायदा तो लोगों को मिला ना। निश्चित तौर पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। जीएसटी और पेट्रोल को, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में क्यों शामिल नहीं? ये देखिए, विषय आया था जीएसटी काउंसिल ने उसको नहीं माना। क्यों? राज्य सरकारों का अपना एक अलग सोचना है कि हम पेट्रोल डीजल से जो इनकम ले रहे हैं, शराब से जो वो ले रहे हैं रेवेन्यू, वो उसको उन्होंने अलग रखा। तो इस वजह से उनको हम मान लिया गया कि भाई ठीक है, राज्य अपना करें जो कर रहे हैं, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन रेट तब भी नहीं बढ़ना चाहिए, इस दिशा में जीएसटी काउंसिल की हमेशा सिफारिश रही है राज्यों को। आपने आत्मनिर्भर भारत पूरे एक सिस्टम की होती है,
इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे उसको लाइसेंस देने वाले हों, चाहे उसकी गुणवत्ता की जांच करने वाले हों, मार्केट में कोई चीज आते आते जितने स्टेज से गुजरती है उसके रिस्पॉन्सिबल तो सारे लोग। अब ये विषय चूंकि जो हुआ है वो जांच का विषय है, बहुत गहराई से उसकी जांच पड़ताल चल रही है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए और बहुत दुखद है और सब दुखी हैं इससे। और ये जो आप कह रहे हैं तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबकी है, हर किसी के अपने काम की जवाबदारी है, तो वो तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं जी, मेड इन इंडिया की बात आपने की है, आप लोग कितना अपना है? जैसे रवि किशन जी बाहर की गाड़ी कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने बोला भी। देखिए मेरा एक मानना है कि ये नहीं है कि आप सारा कुछ एक साथ त्याग कर सकते हैं। आप अपनाइए, कुछ ना कुछ चीजों को अपनाते चलिए, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं बनती थी, अब बनने लगी हैं। मेक इन इंडिया अब बनने लगी। देखिए पहले हम विदेशी सामान क्यों खरीदते थे? क्वालिटी है इसलिए उसको खरीदते थे। अब भारत इतना सक्षम हो गया कि खुद क्वालिटी का सामान बनाने लगा, इसलिए हमें अपनी जरूरत का सामान यही मिल जाएगा तो हम ये खरीदेंगे। देखिए ऑनलाइन लेन देन हुआ है, पहले तो ये सब कैश ट्रांजेक्शन में था और कैश ट्रांजेक्शन की कहानी तो इतनी जबरदस्त थी कि सरकार को पता ही नहीं चलता था कितने का लेन देन हो गया बाजार में। अब जब से जीएसटी आया तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, सब कुछ दिखता है, तो बैंकों में पैसा भरा हुआ है, व्यापारी भी बहुत खुश है। व्यापारी को अब ये स्थिति हो गई है कि पहले व्यापार को अपने व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के लिए किसी न किसी से सिफारिश करानी पड़ती थी कि हमारी लिमिट बढ़ा दो। अब जरूरत नहीं है, अब तो बैंक खुद उनके पास जा रहा है ये कहने कि भाई आप हमसे लिमिट और बढ़वा लो, आपका जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा। तो ये तो इससे व्यापार और बढ़ा है, ये ऑनलाइन हुआ है। जीएसटी का ये फायदा हुआ है कि व्यापार हमारा ऑनलाइन हो गया है। आजकल बताइए रिक्शे वाला भी यूपीआई से पैसा लेता है, आज सब्जी बेचने वाला भी, चाय वाला भी ले रहा है। ये फायदा तो हुआ है डिजिटल करेंसी का ना, और इसका तो लाभ जबरदस्त हुआ देश को, और इसीलिए हमारी पर इनकम कैपिटल बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था जो मजबूत हो रही है। बैंकों के पास पैसा है, पहले बैंक कहते थे पैसे नहीं हमारे पास। और ये एक्चुअली ये सब कहानी कैसे शुरू हुई? जब नोटबंदी आया तो लोगों को लगा कि अब तो हो गया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन नोटबंदी के बाद इतना फायदा हुआ कि लोग सब लेन देन ऑनलाइन करना शुरू कर दिए। अब आप ही के जेब में मुझे लगता है नगद नहीं होगा, कार्ड होगा। ये हो गया सब, नगद रहते नहीं किसी के पास। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ?